राम राम ने राम राम जी, राम राम जी सारा ने। आज भाई राजीव दीक्षित जी के जन्म दिवस पर, साथ में पुण्यतिथि पर हम सब लोग इकट्ठा हुए। और कमाल की बात यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी माताएं, उनके पिता, उनके दादा, यानी कि एक तरह से पूरे गांव को रिप्रेजेंट करने वाले, पूरे गांव को प्रतिनिधित्व करने वाला हर व्यक्ति यहां मौजूद है। इसलिए आज की जो बातचीत है वो पूरे गांव को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे कि क्या सपना था भाई राजीव दीक्षित का और किस तरह की बातें वो किया करते थे, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथी और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, और आप इसमें हमारा क्या सहयोग कर सकते हैं और हमसे आप क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं। सभी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। एक व्यक्ति थे भाई राजीव दीक्षित से पहले जिनको पूरा देश नेताजी के नाम से जानता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक लड़ाई शुरू की थी देश को आजाद करने की। जिस टाइम वो कांग्रेस के अधिवेशन से छोड़ करके चले गए थे, ये कहते हुए कि इस कांग्रेस के अंदर जितने लोग बैठे हैं सारे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, सब अंग्रेजों से सौदेबाजी करने पर लगे हुए हैं और हम अपने देश को किसी भी तरह से सौदेबाजी के तहत आजाद करवाना नहीं चाहते। और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद रुपया और आजाद हिंद सरकार बना करके भारत को आजाद घोषित करके आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बने कि किसी भी देश की स्वाधीनता, किसी भी देश की सॉवरेनिटी इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि उस देश का अपना रुपया है कि नहीं, अपनी सरकार है कि नहीं, सरकार अंग्रेजों की या किसी और की। कारण क्या है कि आप लोगों की जानकारी के बिना 1934 के अंदर एक ऐसा कानून पास कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट बोलते हैं जिसको, आरबीआई एक्ट 1934, जिसका पर्पस था, जिसका उद्देश्य था देश की जनता की सारी गाड़ी कमाई और उनके खेत खलिहान और उनके पूरे गांव और सारी सोना चांदी और संपत्ति को लूट करके अंग्रेजों के पास लेकर के जाना इंग्लैंड। ये उसका मकसद था आरबीआई एक्ट का। ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस जानते थे। इस 1934 से पहले एक ऐसे शहीद हुए सरदार भगत सिंह, जिन्होंने सपना देखा कि समाजवाद की स्थापना हो, किसी एक आदमी को जरूरत से ज्यादा कमाने की इजाजत ना दी जाए जितनी उसको जरूरत नहीं, जितनी उसने मेहनत नहीं की। अगर उसके लिए मेहनत कोई और कर रहा है, मजदूर अगर उसके लिए मेहनत कर रहा है फैक्ट्री में, तो उसके मुनाफे का हिस्सा मजदूर को मिलना चाहिए। उन्होंने परिकल्पना करी कि समाज में सभी वर्गों को, सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इसी तरह से अलग अलग दौर में अलग अलग समाज सेवी और समाज सुधारक आते चले गए, अपनी अपनी बात रखते गए, लेकिन इस दौरान कोई भी ऐसा शख्स नहीं निकल कर आया जिसने उस समाज के लोगों के साथ हो रही ठगी और उनकी बर्बादी के असली कारण तक जाने की कोशिश की हो। इस कड़ी में अगर सबसे पहले और सबसे ऊपर किसी का नाम अगर आता है तो वो नाम आता है भाई राजीव दीक्षित जी का, जिन्होंने अपने पूरे जीवन के अंतिम सांस तक एक ही काम किया कि देश के अंदर अलग अलग जगह हर राज्य में जाकर के जहां 20 मिले 20, जहां 50 मिले 50, जहां लाखों मिले लाखों, लेकिन देश के लोगों को यह बताया कि आपकी गरीबी, आपकी बर्बादी, आपके
आपके बच्चों की बेरोजगारी, आपके घर के झगड़े, आपके गांव के झगड़े का कारण आप लोग नहीं हो। असल में यह व्यवस्था इस तरीके की बनाई गई है कि आपकी बर्बादी सुनिश्चित की गई है। ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, ऐसे कानून बनाए जाएंगे। खेती के 3 कानून बिल्कुल आपके सामने की बात है। 3 कानून आपके सामने बने और आपको पता ही नहीं चला, और सरकार में बैठा आदमी कहता है कि ये कानून आपके फायदे के हैं। अरे फायदे के हैं, पहले हमको बता तो दो। मैं और डॉक्टर अजय बलारा किसान आंदोलन के दौरान गांव गांव जाकर के लोगों को यह बताया करते थे कि पहले कानून में ये लाइन है जो बर्बाद कर रही है दुकानदार को, ये लाइन है जो बर्बाद कर रही है नौकरी करने वाले को, ये लाइन है जो किसान को बर्बाद कर रही है, ये लाइन है जो हाथ का काम करने वाले को बर्बाद कर रही है। इसी तरह दूसरे कानून में, तीसरे कानून में, तीनों कानूनों के अंदर क्या क्या गलत चल रहा है उन सब की जानकारी हम उनको लगातार दे रहे थे, लेकिन सरकार ने यह जानकारी नहीं दी। और साथ में सिर्फ उस कानून की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 10 सालों में आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए लगभग 150 कानून बना चुके हैं और आपको एक भी कानून के बारे में नहीं पता है। घर के अंदर डंगर रखने का, बिजली का, बीज का, खेत का, फसल बोने का, कर्जे का, बच्चे पालने का, बच्चों की शिक्षा का, पैसा लेने का, आधार कार्ड का, परिवार की संपत्ति को रजिस्टर कराने का, आपके फैमिली आईडी बनाने का, आपके वैक्सीनेशन का, या ऐसी जैसी तमाम तरह की चीजों के ऊपर, चाहे फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला मजदूर हो, सड़क पर रेहड़ी लगाने वाला मजदूर आदमी हो, या कोई कंपनी फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी, हर व्यक्ति का गला घोटने के लिए कानून बनाए गए। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आज तक, मैं गारंटी से कह रहा हूं, जनता सरकार मोर्चा के बनने से पहले यहां 70-70 साल के मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, आज तक किसी व्यक्ति ने गांव में आकर किसी को यह नहीं बताया कि कानून बनाए कैसे जाते हैं, बनाए कैसे जाने चाहिए और हमारी भूमिका उसमें सुनिश्चित कैसे हो। और जब लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र में लोगों की सुने बिना कोई कानून कैसे बन गया, इस बात का जवाब कौन देगा? कानून बनने की प्रक्रिया समझिए क्या होती है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा तब आपको अपना रोल भी समझ में आ जाएगा, और जब रोल समझ में आ जाएगा तो फिर आपको बाकी के कानून समझने के लिए लगभग आपको अपनी जिंदगी के 30 घंटे देने पड़ेंगे, 30 घंटे, तब जाकर बात समझ में पूरी आएगी कि इतना बड़ा खेल है ये। कानून कैसे बनता है इसकी एक बार झलक मैं आपको बताता हूं। चाहे विधायिका हो, चाहे संसद हो, सबसे पहले जो व्यक्ति समाज में थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहता है, उस बदलाव के चलते वो कोई कानून बनवाना चाहता है, सांसद हो या कोई विधायक हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो भी किसी सांसद के जरिए ही बिल पेश करती है। संसद में बिल पेश होगा, सबसे पहले वो व्यक्ति बताएगा कि मैं इस कानून के जरिए समाज के इस तबके के लिए इस कारण से यह नियम बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यह संसद ऐसे नियम बनाए। उस कानून, उस बिल की सारी एक एक कॉपी बना करके हर सांसद को दी जाती है। वो सांसद उसको पढ़ेगा, उसमें देखेगा अच्छा किसान का कानून है तो एक काम करते हैं, चाहे किसी के पास 2 मेंबर हो, चाहे किसी के पास 2 लाख, हर किसान संगठन को वो चिट्ठी लिखेगा, उसको बोलेगा कि एक कानून पास हो रहा है, मतलब हमें पेश हो रहा है, इस कानून में ये चीजें दी गई हैं, आप अपनी राय दीजिए। वो किसान संगठन उस बिल को पढ़ेगा। जो सांसद को 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मिलता है भत्ता, वो ये फोटोस्टेट करवाने का मिलता है कि सारे संगठनों को फोटोस्टेट करवा के उसने बाई पोस्ट भेजना है। सबके पास जब वो कानून चला जाएगा, उसके बाद किसान संगठन उसको पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि इसमें इस तबके का नुकसान हो रहा है, इसमें 2 एकड़ वाले किसान का नुकसान है, इसमें 15 एकड़ वाले का नुकसान है, इसमें समाज के इस तबके का है, तो वो उसका पूरा विवरण लिख करके
उसमें क्या क्या कमियां हैं, वो कमियां लिख करके सांसद के पास भेजेंगे कि देखो तुम्हारे इस कानून में, तुम्हारे इस बिल में, इस प्रस्ताव में ये गलतियां हैं, इन गलतियों को ठीक कर दो। सारे किसान संगठनों से जो जो आपत्ति आई, उन सारी आपत्तियों को दर्ज करके फिर दोबारा से संसद में वो बिल जाएगा कि भाई ये समाज कह रहा है कि ये गलती है इस कानून में, इसको ठीक करो। फिर संसदीय कमेटी की बैठक बैठेगी, वो उस बिल के अंदर वो बदलाव करेगी, वो बदला जाएगा और उस हिसाब से जैसे जनता ने मांग करी थी, फिर वो कानून के ऊपर फिर वो एक पूरा दोबारा से बिल तैयार होगा। जब दोबारा से बिल तैयार होगा, उस बिल के तैयार होने के बाद संसद में उस पर बहस होगी। बहस में जो बिल पेश करने वाला है वो उसके फायदे गिनाएगा, जो उसके विरोध वाला है वो उसके नुकसान गिनाएगा। एक तरफ फायदे को सारे देश के अंदर प्रचारित किया जाएगा, दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा उसके नुकसानों को प्रचारित किया जाएगा और देश की जनता में जो उन कानूनों के लिए हवा बनेगी उसके आधार पर संसद में वोटिंग होगी। उस वोटिंग तय करेगी कि मेरे देश की जनता ने इस कानून के ऊपर ये राय रखी है और इसलिए अब इस कानून को पास हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, और संसद में बहुमत से कोई कानून पास होगा। यदि वो कानून किसी मूलभूत संरचना को गिराने के लिए, हटाने के लिए या बदलने के लिए है, जैसे कि जिसको मनी बिल बोलते हैं, पंचायत के अधिकार छीनने हैं कि नहीं छीनने हैं, आपके जीने के अधिकारों के ऊपर कोई आक्रमण है, मौलिक अधिकारों के ऊपर, मौलिक किसी चीज के ऊपर अगर अधिकार, गांव की पूरी संरचना के ऊपर अगर कोई अटैक है या उसमें बदलाव करना है, उस केस में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अब आपको समझना है कि ये खेल कैसे खेला, खेती के तीनों कानून कैसे पास किए गए, क्योंकि अगर आपको ये तीनों कानून पास करने की प्रक्रिया समझ में आ गई तो सरकार की रोज रोज की ड्रामेबाजी समझ में आ जाएगी कि क्यों आपको रोज लाइनों में लगाकर आधार कार्ड के साथ फैमिली आईडी दी जा रही है, क्यों आपको आधार आईडी बनाने के लिए जबरदस्ती की जा रही है, क्यों स्कूलों के अंदर फैमिली आईडी का जबरदस्ती डंडा दिया जाता है, क्यों किसान के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि तुमको अपनी फसल का पूरा बेड़ा ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा, क्यों आपके खेत के अंदर पराली जलाने के ऊपर मुकदमा होता है। इस पूरी बात को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कानून पास कैसे हुए। एक प्रावधान और है हमारे ही संसद, इस हमारे संविधान के अंदर, यदि देश के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन किस कंडीशन को बोलते हैं, अगर देश में अकाल पड़ा है, बाढ़ आई है, सूखा आया है, भूकंप आया है, या कोई युद्ध चल रहा है, या महामारी का दौर है, महामारी, कोरोना याद आएगा महामारी का नाम लेते ही, ये 5-6 चीजें हैं। अगर देश में ऐसा कोई हालात होता है इमरजेंसी जैसा, तो देश की सरकार को कानून बनाने के लिए और देश के लोगों के ऊपर डंडा बरसाने के लिए जरूरत से ज्यादा अधिकार संविधान के अंदर दिए गए हैं। इसीलिए चौपाल में बैठे हुए, ताश खेलते हुए, हुक्का पीते हुए बुजुर्गों के ऊपर लाठी चलाई इन लोगों ने कि तुम बाहर क्यों घूम रहे हो, तुम बीमारी फैला रहे हो। अब तो सारे देश को पता चल गया कि ये क्या गेम था, अब तो सब खेल समझ में आ गया, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आया था कि वो कौन सा अधिकार दिया पुलिस वालों को कि तुम गांव में आकर के डंडा बरसा सकते हो। ये बात नहीं समझ में आई थी बुजुर्गों को। हम लोगों को लगता था कि शायद सच्ची में सरकार हमारा फायदा देखना चाहती है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई वो फायदे के नाम पर आपको डीएपी पर तो सब्सिडी दे रही है, लेकिन कर्जा चुकाने की हालत में किसान नहीं है, उसकी जमीन की नीलामी रुकवाने के लिए उसका कर्जा माफ नहीं करेगी, जमीन की नीलामी पक्का होगी। वो आपको कह रही है कि कैंसर से मरना है तो 100 बार मरो, बुखार हो जाए तो 100 बार मरो, बच्चे का जन्म देने के लिए लाख रुपया खर्चा करना है तो करो, बच्चे की पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपया वेस्ट करना है तो करो, हमें कोई ठेका नहीं है, तुम किसी भी बीमारी से मरो, हमको कोई ठेका नहीं है, लेकिन तुमको कोरोना से नहीं मरने देंगे। एक ऐसी बीमारी से जिसके बारे में WHO बोल चुका है कि 1 लाख में से किसी 1 या 2 आदमियों को कोई नुकसान होने वाला है, यह सरकार ऐसा बोल रही है। हमको यह समझ में नहीं आया, इसीलिए नहीं समझ में आया क्योंकि हमको पूरी बातें समझने का समय नहीं होता, क्योंकि हमारे पास चर्चा करने के लिए, बैठने के लिए समय नहीं होता। हम अगली पीढ़ी को जिंदगी जीने की बजाय एक बात कह करके सिखाते हैं। सुबह सुबह ये जो बच्चे आ रहे थे बस में,
तो मैं वहां खड़ा था, मैं इनको देख रहा था और मैं साथ में खड़ा बच्चों को देखता हुआ मैं ये कह रहा हूं, ये देखो इन बच्चों को सुबह सुबह बस में लाद के भेज देते हैं माँ बाप, ये सोचते हैं कि ये बच्चा जाकर के स्कूल में पढ़ाई करेगा, जबकि वो स्कूल में सिर्फ एक ही चीज सीख रहा है, याद करना, याद करना और याद करना। जिंदगी कैसे जीनी है बिल्कुल नहीं सीख रहा। अगर जिंदगी में तनाव आ जाए तो कैसे जीना है नहीं मालूम है। चाहे परिवार टूट रहा है उसको कैसे बचाना है नहीं पता है। अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है नहीं मालूम है। स्कूल वाले ये नहीं सिखा रहे कि अपने गांव की अपनी सभ्यता बचानी है तो कैसे बचानी है। अगर मोबाइल के अंदर कोई अश्लील वीडियो आती है तो तुमको नहीं देखनी है, ये नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि देख रहा है हमारा बच्चा, क्योंकि मैडम कह रही है कि तुमको होमवर्क व्हाट्सएप से ही आएगा, तुमको सीधा नहीं आएगा, ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी तुमको, क्योंकि सरकार को मालूम है कि आपके मोबाइलों में क्या क्या आता है। सरकार को भी पता है, माँ बाप को भी पता है, लेकिन माँ बाप को मजबूर कर दिया जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, सारी पढ़ाई तो मोबाइल से हो गई, अब तो पैसे भी मोबाइल से आना जाना है, इसलिए हर घर की जरूरत बना दी और इस मोबाइल ने आपके बच्चों का बचपन भी छीन लिया, आपके बच्चों का दिमाग भी खराब कर दिया और आपके परिवार को भी बर्बाद कर दिया। और ये बात हमको बैठ करके चर्चा करने का समय नहीं है। अब मंच से कितनी देर तक कोई आदमी इन विषयों के ऊपर बोलेगा। लेकिन ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया मैं बता रहा था, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसी के पीछे सारा खेल छुपा हुआ है। तो जो मैं आपको बता रहा था, सूखा, भूकंप, बाढ़, युद्ध, महामारी जैसी स्थिति में सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं। एक खेल और होता है इसके अंदर, संविधान के अंदर कानून बनाने का जो अधिकार है उसमें एक बात और ऐड करी गई है, एक बात और जोड़ी गई है कि यदि संसद यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर अपनी सीट पर नहीं बैठा है तो वो वोट नहीं कर सकता। समझिएगा, ये लाइन कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, हर लाइन का कोई ना कोई मतलब होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें लिखा है यदि कोई मेंबर पार्लियामेंट का अपनी सीट पर नहीं बैठा है तो वो वोट नहीं कर सकता। फिर संसद के अंदर कानून पास होगा ध्वनि मत से। अब सरकार ने कहा कि कोरोना चला हुआ है, संसद की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, संसद में मेंबर नहीं आ पाएंगे लेकिन वोटिंग करने के लिए मेंबर आएंगे, तो डॉक्टरों ने बोला है कि 6 फुट की दूरी चाहिए, तो एक कुर्सी और अगली कुर्सी में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो अगले नंबर पर जो आदमी बैठा है, जो सांसद बैठा है या जो मंत्री बैठा है, बैठने का क्रम क्या होता है, पहले नंबर पर प्रधानमंत्री बैठता है, दूसरे नंबर की कुर्सी पर गृह मंत्री बैठता है, तीसरे नंबर की कुर्सी पर इसी तरह से मंत्री बैठते हैं, फिर उसके बाद सत्ता पक्ष बैठता है, फिर विपक्ष का नेता बैठता है, फिर आगे विपक्ष के लोग बैठते हैं। यह तरीका होता है बैठने का। तो जो सांसद दूसरे नंबर पर बैठा है वो अब चला गया उठ करके तीसरे नंबर पर, और जो तीसरे नंबर वाला है वो चला गया 5वें नंबर पर, जो चौथे नंबर वाला है वो चला गया 7वें पर। अब यहां पर प्रधानमंत्री के अलावा पूरी संसद में एक भी सांसद अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा है। यदि वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा है तो वो वोट नहीं कर सकता। अगर वो वोट नहीं कर सकता तो फिर वोटिंग के जरिए आपको सिर्फ ध्वनि मत से वोट करना है। अब मैं आपको संसद की कार्रवाई बता रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने कह दी मान लेते हैं, आप में से कुछ लोगों को समझ में आया, उनको बोलना है हां, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, उनको बोलना है ना। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हुआ संसद में बिल पास। समझ, तैयार हो सारे के सारे? तैयार हो? अरे बोल के जोर से बोलना, तैयार हो? नहीं, ऐसे नहीं बोलना। आज होने वो कुछ ने बोलना था हाँ, कुछ ने बोलना था ना। मैं जो भी सवाल पूछूं, कुछ ने बोलना है हाँ, कुछ ने बोलना है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ कह रहे हैं ना, कुछ ना, लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन नहीं जो मैं न्यू बता दूं कितना ने हाँ कही, कितना ने ना कही। बता दे, आप में से कोई बता देगा कि संसद में बैठे वो गधे वो न्यू देख ले हैं कितना ने हाँ कहे, कितना ने ना, बिल पास। बात समझ में आई कि नहीं आई? आएगी कि नहीं आएगी?
न्यू बिल पास होया, मतलब किसी ने हाँ कह दी, किसी ने ना कह दी, किसी ने नहीं बेरा किसने आते ही, किसी ने नहीं बेरा किसने ना आते ही, और बिल पास हो गया। अगला खेती के 3 कानून पड़ गए, जाओ। अब यो खेल में किसी से नहीं पूछा, ना किसी सांसद से पूछा, ना कोई बहस हुई, ना कोई वोटिंग हुई, ना देश की जनता से, ना देश के किसी संगठन से पूछा, और कानून पास हो गया। हाईवे को लेकर कानून पास ऐसे ही हुआ, आपकी जमीन जबरदस्ती लेने का कानून ऐसे ही पास हुआ। आपको मालूम है भूमि अधिग्रहण नियम के अंदर पहले वाले चोरों ने, मतलब मैं कांग्रेस की बात कह रहा हूं, इनका पहला चोर था, पहले वाले चोर थे जिन्हें तो यह बनाए थे, अब ये ठीक करेंगे, ये डाकू निकले हैं। पहले वाले चोरों ने एक नियम बनाया था, कानून बनाया था कि भाई जमीन जब अधिग्रहण ले सकते हैं, अगर मान लो इस गांव की जमीन किसी फैक्ट्री के लिए या किसी रोड बनाने के लिए लेनी है, तो फिर जमीन जब ले सके हैं जब 70% जनता उसके ऊपर हाँ कह देगी। 100 में तो 70 जो मालिक है वह कह देंगे ठीक है जमीन न ले जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, और 30% की कोई बात नहीं है, फिर तो जमीन सारे गांव की ले सके। सरकार ऐसा कानून था। नया कानून क्या कह रहा पता है? नया कानून ये कह रहा है एक भी आदमी की सहमति ना हो, सारा गांव अगर नाचता हो 100 के 100 सारे, तो भी जमीन अधिग्रहण हो सका है। ये नया कानून कह रहा है। उसमें क्या गया, मान लो किसी बड़े उद्योगपति को आपकी ये ग्राउंड की जमीन पसंद आ गई कि यार तो मेरा मॉल बढ़िया बनेगा, यार मेरी फैक्ट्री खूब बढ़िया बनेगी, आपने को रहे हो ग्राउंड तो हमारे बालका के खेलने के काम आने का है, हमने दिया कर दे, बुलडोजर आ जाएगा, सेना आ जाएगी, बंदूक आ जाएगी, और जमाना 4 दीवारी खींचकर और उसके ऊपर बोर्ड लगा देंगे यह संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इसको छेड़ने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिख रहा है कि भाई तुमको जो डीसी रेट है, जो सर्कल रेट है, थारे खाते में आ जाएगा। हमारा खाता क्यों कर दे रहा गया? अरे सब कुछ ऑनलाइन आपको तो देने लाग रहे, आधार कार्ड की गेल जड़न लाग रहे, बिजली का बिल, पानी का बिल, जमीन के कागज, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर के कागज, अपने खेत के कागज, अपना गैस का कनेक्शन, अपना और जितने कागज है सारे कागज दे तो दिए है, इन्हें सब देना। इस जमीन का कागज इसके नाम पे है, इस जमीन का कागज इसके नाम पे है, और इस आदमी का ये आधार कार्ड है, इसका इस बैंक में खाता है, इतना लोन है, इसका बालक इस देश में जा रहा है, इसका बालक इतनी उम्र का है, सारा बेराइन है। इन न्यू बेराइन के घर में इतनी लड़ाई बाज रही है, इन न्यू बेराइन का पड़ोस में इतना ब्योत है, इन न्यू बेराइन की इस पार्टी का नेता है, इन न्यू बेरा सरपंची के इलेक्शन में कौन कौन इनका दुश्मन है, उन्हें के दुश्मना का लाके शानी खड़े कर देंगे। पंचायत की बात कदे हो गए नहीं, गांव की बात कदे हो गए नहीं, गांव वाले आपस में बढ़े जाओगे, ये कांग्रेसी है, भाजपा के, ये लल्लो के, ये फलाने के, ये ढिमके के, और आपको भिड़ भिड़ का आपस में एक दूसरे की जड़ काटी जाओगे, और एक दूसरे की जड़ काटने में सारा का सारा सौदा वह ले जाएंगे। ये उन्होंने पूरा प्लान बना रखा। अब इस प्लान को गांव वाले समझाओगा कौन? क्योंकि जब ये समझाना आ जाएगा तो फिर गांव वाले उन्हें समाधान पूछेंगे, समाधान पर चर्चा होने लग जाएगी, तो पॉलिटिकल पार्टियां के नीचे की जमीन साफ हो जाओगी, गांव के समझ में आ जाओगा कि भाई रहे या तो लूट चल रही है, लूट क्यों कर चल रही। मैं एक गांव में गया, 4500 वोट थे उस गांव में, मैंने उस गांव के ऊपर रिसर्च करी, गांव वाले ने पूछा मगा तारे गांव के नाश होने के रास्ता बनाओ के है, बोला के है, मगा पहली बात थारे गांव में जितनी जमीन है इस सारी जमीन ने 10 ट्रैक्टर बांट सके हैं, सबते गांव की जमीन में बांट सके कि नहीं बांट सकते जी? 4500 वोटा के गांव में 10 ट्रैक्टर गढ़ा करे 20 ट्रैक्टर, तुम ये 100 ट्रैक्टर क्या लिया रखे तुमने? बोले आराम थोड़े में दिया कौन था, एक दिन में 2 किले की फर्द करके खा लिया। अरे किस्त कौन पाट रही? क्यों 2 किले पर 1 किले पर ट्रैक्टर की किस्त करता पाट देगा अगले का, तो जिनमें से पूरी कौन होगी? सबका बड़ी समस्या यार। दूसरी राई, नाश की राई क्या है? पहले तो किसान जब खेत में बोया करता, चाहे उसके 10 मन गेहूं लेकड़ो, चाहे उसके चना लेकड़ो, चाहे कोई दूसरा अनाज लेकड़ो, उस अनाज को बोने के लिए और उसको आखिर काटने तक उस किसान के घर पे एक चवन्नी खर्च कौन होया करे थी। जितना भी अनाज था सारा का सारा बचत का था, सारा का सारा बचत था।
और उस टाइम की बात आप कहा तो 1 किले में तो लगभग 3 ग्राम सोना ले लिया कर दे। या मैं उस टाइम की बात बताऊं, 1 किले में तो चाहे 5 मन हो चाहे 10 मन हो, ठीक है ना, बताओ 1 किले में तो 3 ग्राम सोना ले लिया कर दे आप। आज के टाइम पे पहले तो बीज मोल का जाओ, फिर पानी मोल का, फिर खाद मोल का, फिर दवाई मोल की, फिर उसमें सप्रे मोल के, फिर मिंती मोल के, फिर कटाई मोल की, फिर दुलाई मोल की, सारी चीजों में इतना पैसा हो जाए कि आमदनी के टाइम पे जब फसल जाओगी मंडी में उस टाइम पे जो कहते कौन मिले, तेरे तो नमी है तेरी में, तो तेरी जीरी में तो नमी, तेरा गेहूं तो खराब, तेरे में दवाई है, एक्सपोर्ट क्वालिटी में फैलोगे, ईब तो भाई ये रेट मिलेगा। गेहूं तो बेचे 2000 रुपये और उसे गेहूं का बीज मिला 8000 रुपये। देखो के लूट हो रही है भाई, मारे गेहूं मारते इंडिया 4 गुना रेट कर दे हैं। जब टमाटर बेचने चल रहे किसान तो 5 रुपया किलो बिकेगा, 100 किलो टमाटर बिका 500 रुपया का, 500 रुपये लाके धर लिए और नेताजी ने उद्योगपति को वो नोट बना के ढाबे के दे दिए, उसने मंडी में तो सारा टमाटर ठाका अपने स्टोर में दे लिया और स्टोर में धर दे, फिर टमाटर का रेट होगा 250 रुपये। देखा वो पिछले साल 250 रुपये, वो 500 रुपये, दूसरे 100 किलो टमाटर बेच के ना कमाए थे, ईब लेकर जाओगा ना वो किसान, उसमें 2 किलो मिलेगा। 100 किलो टमाटर का 2 किलो टमाटर बना दे, मारा तो खरीदा है 2000 रुपये 2500 रुपये क्विंटल, मतलब 20 रुपये 25 रुपये किलो। उसे गेहूं है वह कंपनी वाले सड़ावे और फिर उसका ब्रेड बनावे और आधी किलो का ब्रेड आवे 90 रुपया का, 1 किलो ब्रेड मिला 180 का, वो सड़ा या गेहूं 180 रुपये किलो आपा खरीदा। घर में 2 भैया के बीच में दरार पड़ रही है, उनके बीच में दीवार खड़ी है घर के बीच में, एक भाई को गोभी बेचे मंडी में बेच का 2 रुपये 5 रुपये किलो और उसे का छोटा भाई नौकरी करके दुकान पर मेहनत करके सामने खरीद के लाओ उसे मंडी में 15 रुपये किलो। मतलब अपने घर का नाश अपने हाथ में सारे गणे लागे पड़े करना है। मैं जिस 4500 गांव बोटा के गांव की बात बताऊं था, उस गांव में मैंने रिसर्च करी कि सबके गांव में पूरे गांव में पूरे के पूरी जिंदगी में, यानी पूरे साल में, जिंदगी में कह रहा गलती है, पूरे साल में कितना गेहूं लगा है एक बर्द बताओ मरती। 4 मनसा का अगर कुणबा हो 5 मनसा का तो जी 5 क्विंटल गेहूं मुकदा क्यों जी, 5 क्विंटल गेहूं मुकदा है पूरे साल में। 5 क्विंटल गेहूं की कीमत आज के टाइम पर अगर 2500 का भाव आवा तो कितने रुपया की पड़गी, लगभग 12,500 रुपया का पड़ गया। 5 क्विंटल गेहूं तो होगा तो सारा साल काट देगा और उस 5 क्विंटल गेहूं ने बेच के ना जो रुपया मिल रहा 12,500 वो 12 दिन भी कौन चलता। मतलब यो फिर है असली दल मारा लेके और मारती ईसा दल दे रहे हैं जिसमें चुनने नहीं आता। मारे टमाटर ले लिए 100 किलो उसके बना दिए 2 किलो, यो एक काम अनाज गेल कर रहे, यो एक काम चने गेल कर रहे, यो एक काम दाने गेल कर रहे, यो एक काम दूध गेल कर रहे, यो एक काम लासी गेल कर रहे, यो एक काम हमारे मांसा गेल कर रहे। मांसा गेल क्यों कर रहे, माँ बाप अपने बालक ने पाला है, मेहनत लावा है, उसके ऊपर उसने खुआवा प्यारा, उसकी माँ आरी बीमारी में उसके ऊपर पैसा खर्च हो है, उसने पढ़ाने पे लाखों रुपया खर्च करा है, 10 लाख रुपया खर्च करके और फिर एक कंपनी का मालिक आते हैं काबिल नहीं है तुम्हारा बच्चा, वही जो से साइकिल पर कपड़ा बेचा करता है, प्लास्टिक की मुच्छा रहने जो काबिल होगा वो लागेगा। अरे हमारे घर में बालक पैदा हुए हैं, कबाड़ थोड़ा है, लेकिन एक आदमी वो कहता है कि काबिल नहीं है। अरे तेरे सीट को नहीं भाई, एक बात बताओ जी, मान लो 25,000 भर्ती लगेगी, अपन ने मान लिया, हमारे पर 25,000 नौजवान है कि बेरोजगार, बालक को बेरोजगार बांटने की संख्या तो 30 लाख है। चाहे पेपर देगा लागो, चाहे सिफारिश लागो, चाहे पीछा देगा लागो, चाहे चौकड़े लागो, 25,000 की भर्ती में 25,000 का फालतू में भर्ती हो सकेंगे? बताओ बुजुर्गों, नहीं हो सकते ना। तो बाकी के 30 लाख बालका में है 29,75,000 बालका थे, उनके माँ बाप रोज एक बात कहे दे तो ज्यादा बकवास ना करे, बच्चे 82 का पेपर भी कौन पटा पटना बोल था, कदे भी नहीं
काट सकता, क्योंकि आपके बच्चे के लिए रोजगार के रास्ते जानबूझकर बंद किए हैं। आपने जो एक लाइन बोली है ना, पिछले 30 साल तक मैं सुनता गया, मेरा बापू मेरते ही गया करता, मारे दादा मारती गया करते, और आज अरे आप दो अपने बर्तन है, गांव में कुछ नहीं रहा, अरे तेरे ले खेत में कुछ नहीं रहा, माटी में माटी होगा कोई फायदा नहीं, गोबर में गोबर होगा कोई फायदा नहीं, आवा तो न्यू कवा, और अमेरिका ने न्यू बेरा लग गया, अब माटी बना बात नहीं बनाई, वो घर में जो स्विमिंग पूल ले आ करते वो रेत के पूल ले लग रहे, हम तो गोबर किचन खराब हुआ है, अमेरिका ने मत बात करे हैं, वो माटी का गोबर का स्नान करे हैं, सारा दिन लागी रहे हैं, अरे तो हम पहले करे नहीं करते अपना घर में नॉर्मल रहा 24 घंटे, लेकिन हम चूक गए। मैंने जब उस गांव में पता करा कि पूरे साल में कितना गेहूं लग गए, कितना चावल लग गए, मेडिकल पर कितना खर्चा हुआ, ट्रैवलिंग पर कितना हुआ, खेत में कितना, ट्रैक्टर कितना, डांगर कितने हैं, डीजल कितना, पेट्रोल कितना, और बाकी खर्चे टोटल कैलकुलेट करे थे हमने सारे एक एक चीज के सब्जियां तरीके दी, एक चीज का खर्चा बता दूंगा, उसमें गांव का आंख खुलेंगे कब तरीका ये तुम्हारे गांव में भी मामला रहा है, और सारे हरियाणा में देखोगे, सारे देश में देखोगे, आप वही काम करने लगे। क्या करना रहा, 4500 वोटा का काम, 1350 बालक पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वही 4-5 प्राइवेट स्कूल हैं, उन 4-5 प्राइवेट स्कूलों में फीस देने लग रहे। मैंने रजिस्टर में एंट्री करी थी कितनी फीस दो वो पूरे साल पूरे महीने में हिसाब लगाया था, 4500 वोटा के गांव का 53 लाख रुपया महीने का, 5 स्कूल के मालिका की बोझ में जाओ तो 53 लाख रुपया महीने का, साल का कितना होगा 6 करोड़ रुपया साल का, 6 करोड़ रुपया साल का। मैंने बोला एक काम कर लो, बस गांव मारो, ज्यादा कुछ मत करो, 6 करोड़ रुपया कर लो अपने चौपाई में, और अपने बालक के 3 घंटे जो से वो बस में आने में जान में लावा है, वह 3 घंटे कर लो, जो आपके बालक जो आप पैसा खर्च कर ला रहे वो रुपया गांव तक बाहर जाना बंद कर दो, बस जो से मास्टरों ने पढ़ाना है वो गांव में भी पढ़ाना है, उसका है जिसा स्कूल हो रहा है वो स्कूल बाहर है, उसका है जिसी चीज सुविधा हो रहा है वो हमारे गांव में हो रहा है, और गांव वाले मिलकर न्यू मैदान 15 मार्कर फालतू एक मास्टर पर बालक नहीं होंगे। एक तो जितने नौजवान बालक शहर में गांव में घूमने ला रहे हैं, सारा रोजगार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, काम मिलेगा, और गांव के उत्थान में जब रोज सहायता करेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी, गांव के में गांव के काम आ रहे हैं, तो इन तो रोज करके कर ले रहे हैं, और क्या करूं कर ले क्या करूं, ना बाप ने बेरा के करना, ना मां ने बेरा, ना बालक ने बेरा, ना सरपंच ने बेरा, ना एमएलए ने बेरा, ना एमपी ने बेरा, ना सीएम ने बेरा, ना पीएम ने बेरा, क्यों किसी ने बैठ के चर्चाएं कौन करी, चर्चा नहीं करी तो मेरा ही लग गया, एक न्यूकरा खेल भाई मार्गो है, टेक्नोलॉजी है मार्गो है, और मैं इस पर काम करने वाला आदमी हूं। 3 साल की उम्र पे लेकर किसी भी बालक के बारे में हम यूं बता सका कि इस बालक में यो टैलेंट है, परमात्मा ने इस बच्चे को ये दिमाग दे रखा है, यो बालक साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ, यो इंजीनियर बनने के लिए, यो मिस्त्री बनने के लिए, यो टेक्निकल काम के लिए, यो खेलने के लिए, ये बैठा रहने के लिए, यो कंप्यूटर के लिए, यो लेखक बनने के लिए, यो कवि बनने के लिए, संगीतकार बनने के लिए, यो काम करने के लिए। अगर मान लो सबके गांव पे सारे गणे मान मिलकर एक रास्ता काट ला कि हम हर बालक के बारे में पता कर दे, और सारा गांव मिलकर गांव के गांव में ऐसा इंतजाम कर दे कि ना तो एक भी बालक ने पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, और ना एक भी बालक ने बाहर नौकरी करने के लिए जाना पड़े। कारण क्या है, एक नियम है कंपनियां का और सरकारी का, नौकर तो नौकर हो जाता है। पहली बात तो यह सब न बेरा होनी चाहिए, नौकर का ना दिमाग होता, नौकर की ना औकात होती, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सरकारी नौकर का एक ही काम है, अपने आसपास घूम के देखो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे डीसी हो, चाहे डीसी दफ्तर में लाजा कोई क्लर्क हो, चाहे कोई मास्टर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोई भी हो, सरकारी आदमी ने पिछले 10 सालों में ले लो, पिछले 20 सालों में ले लो, आपको कंट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं किया। आपका कोई काम करने में उनका कोई योगदान नहीं है, आपका काम करना उनका मकसद नहीं है, आपका डेटा इकट्ठा करना उनका मकसद है। सरकारी आदमी का काम है
गांव के लोगों को कंट्रोल करना, आपके बच्चों को किराए पर रखकर आपका सत्यानाश करवा हुए हैं। डीसी आप ही का बालक है, पुलिस वाले जो आपके ऊपर डंडा बरसाया वो आप ही का बालक है। जिस आशा वर्कर ने, आंगनबाड़ी वर्कर ने आपको इंजेक्शन लगाने के लिए जबरदस्ती करी थी, वो आप ही की बुआ भतीजी बेटी थी, वो आप ही के बीच की थी। ईद बुक तंगा के सारा के गोटे खत्म हो गए, किसी के सिर में दर्द हो रहा, किसी के हाथ चली गई, कोई अटैक होने लग रहा, ब्रेन हेमरेज होने लग रहा है, मरन लग रहे रोज की रोज। ईद बेड़ा लग गया कि नाश कर दिया सबके काम का। लेकिन कौन थे? मैं आप ही के बीच के लोग थे। ये तो काम है कि सरकारी नौकर का, इन प्राइवेट नौकर का खेल। प्राइवेट कंपनी का एक नियम है कि अगर आपका बच्चा 10 लाख रुपये महीने का काम करेगा तब जाके उसको 1 लाख की तनख्वाह मिलेगी। जब अगर आपका बालक किसी कंपनी के लिए 10 लाख का काम कर सके है तो वो अपने लिए नहीं कर सकता है, वो अपने गांव के लिए नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता, कर सके। लेकिन बैठ के इस पर चर्चा काम करने की किसी ने फुर्सत को नहीं। जब आप काम करने लगा ना इसके ऊपर प्रैक्टिकली होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां के जो से पालतू गुर्गे हैं, गले में पट्टा पाके रखे हैं, वह आवेंगे, उन्हें देखेंगे नेताजी की तो कुर्सी गई, वो बेंच में टिक के तोड़ेंगे, किसी तरह की मीटिंग सफल ना हो। 2-4 बड़ी से नकम्मा की पहचान कर लो, गांव वाले इकट्ठे बैठ के इस पर चर्चा करने लग जाओ। जनता सरकार मोर्चा के ट्रेंड साथी मारो 100-150-200 साथी हैं इस ट्रेन पे। जब कहोगे आपके ग्राम में हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए आ जाएंगे और आपको बता देंगे कि 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता ठीक है। एक रास्ता तो यो कि सारे जने कमाओ, कमा कमा के पैसा इस तरीके से एक दूसरे को दो कि मेरा पीछा इस दौर है, इसका पीछा इस दौर है, सारे गांव का पीछा गांव में भंडारा है, इसमें गांव की तरक्की होगी। या सारा गांव अपने लहू पसीने की कमाई कंपनियों को देते रहेंगे, उसमें तरक्की होगी। गांव का रुपया गांव में रहेगा, फायदा के बाद जाएगा, फायदा जी गांव के गांव में रहेगा। 1 रुपया गांव तक बाहर नहीं जाओगा किसी भी चीज के ऊपर। अगर गांव वाले बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो सिर्फ एक रुकावट है इसके अंदर सारी की सारी प्रक्रिया में। वह रुकावट है कि हमारे ऊपर कर्जा इतना हो रहा है, हमारा नाश इतना हो रहा है कि जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है, किसान की सारी जमीन, किसी का 30 लाख का किला, किसी का 40 लाख का किला, जाके देखोगे बैंक पर गिरवी पड़ा है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे 1 लाख में, किसी का 1.5 लाख में, किसी का 70,000 में। बेरा लाग है। अब पीछे बढ़ने को नहीं, जिस टाइम पर 6 महीने पूरे हो जावे हैं और किस्त भरने का टाइम आवा है, जब नया पुराना करने का टाइम आवा है, उस टाइम किसान अपने पड़ोसी पे, रिश्तेदार पे, भाईचारे पे किसी पे उधारा ले, उधारा लेकर बैंक में नया पुराना करता है। उसके पास कोई पैसा नहीं है चुकता करने के लिए। एक टाइम मैं आपको बता देता हूं, 2 महीना पहले इस सरकार ने गौतम अडानी को एग्रीकल्चर फाइनेंस दे दिया है। यानी कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है आने वाले टाइम में गौतम अडानी के होने वाले हैं। और आप में से किसी के पास भी अपनी जमीन का कर्जा उतारने का पैसा जेब में नहीं है। और कमाल की बात तो यह है, जिन बैंकों में आपका पैसा पड़ा है उनके पास भी कैश नहीं है। आप जाओ मैनेजर के पास, बोलो मेरा पैसा चाहिए, कैश चाहिए 10 लाख रुपया, नुकेगा ईद कोनी तड़की आइए, काल ना आइए, तो भाई ना आइए, परसों ना आइए, सोमवार ना आइए, इसे काम पे लगा रहा है। जय जबरदस्त मन नहीं मेरा रुपया का मैंने तड़के मैंने 1 घंटे के भीतर चाहिए, दूसरे बैंक में तो मंगाना पड़ा है। किसी तो कैश नहीं है आज के टाइम पे। जब आपके पास भी कैश नहीं है, बैंकों के पास भी कैश नहीं है, जमीन आपकी नीलाम हुई पड़ी है, आपके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, और उससे भी बड़ी बात गांव का बीज का नाश हो लिया। ना गांव में फसल का बीज बच रहा, ना जोटे बच रहे, ना खागर बच रहे। अरीब तो IVF सेंटर इतने खुले ना गए, नए बाता का बीज भी खत्म हो लिया। मतलब मानस का बीज भी खत्म होने की कगार पर है। यो आज हमारे गांव राम का हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात आपने बता दो, यह जमीन पंचायती होगी ना, क्यों यह जमीन पंचायती होगी ना, बैम है आपके। एक बार जाके पता करो, आपके जोड़ की, अस्पताल की, बड़ी की, श्यामनाथ की, सचिवालय की, और यहां तक के मंदिर की, खेड़े की, और आपके इस ग्राउंड की सारी जमीन सरकार ने लॉकडाउन में अपने नाम कर ली। रजिस्ट्री होगी सरकार के नाम, पंचायत की बोल रही, उल्टी लेनी पड़ेगी। या तो गांव में इकट्ठे हो गए हैं, अगर तो पंचायत की जमीन थी हमारे पुरखा ने इकट्ठी करके दे रखी, छोड़ रखी थी, अब आने वाले टाइम में बाढ़ कराएंगे। ये गांव बसना रहना चाहता होगा जिंदगी भर, अनंत काल तक तुम बनना चाह रहे हैं तो बता दो।
बचना चाहो उड़ना चाहो, बचना चाहोगे तो बालक पैदा करते जाओगे, बालक पैदा करते जाओगे तो जोड़ की, डांगरा की, जमीन की, मंदिर की, इस ग्राउंड की जरूरत पड़ती रहेगी। तो सरकार के नाम क्या था भाई? पंचायत के नाम वापस चाहिए, ग्राम सभा के नाम। गांव का एक एक आदमी पंचायती जमीन का मालिक होता है। तो सरकार को कैसे अधिकार मिल गया? क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ जिलों के अंदर सरकार ने मॉनेटाइजेशन पॉलिसी चालू कर दी है, आपकी पंचायती जमीन की नीलामी चालू कर दी है, वहां पर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट चालू करने की योजना है। निर्मल सरोवर योजना इसी का एक अंग है। निर्मल सरोवर योजना के तहत आपके गांव के जो जोड़ है वह 20-20, 30-30, 100-100 फुट गड्ढे खुद नीचे खोदे जाएंगे। उसको खोदने के बाद उसमें मछली पालन होगा, झींगा पालन होगा। उसके बाहर चारों तरफ इंटरलॉकिंग वाली टाइल लगेंगे, वहां बड़े बड़े बढ़िया फूलों वाले पौधे लगेंगे, नौजवान बच्चों के लिए बैठने की जगह मिलेगी, बुजुर्गों के लिए ओपन जिम खुलेगा, बड़े अच्छे पेड़ लगेंगे, लोग कहेंगे बहुत सुंदर है। फिर वहीं कहेंगे कि यार मछली खाना पेरोड़ी आना पड़ेगा, फिर मच्छी खाना आएंगे, फिर झींगा खाना आएंगे, फिर कहेंगे दारू पिया इससे बढ़िया आटा यारी खोल दो, फिर आटा भी खुलेगा उस जगह, फिर आटा खोल कर फिर नाचने जी करेगा तो फिर डीजे वाला स्टाइल भी लगेगा, फिर डीजे का स्टाइल लगेगा तो एलसीडी भी लगेगी, एलसीडी भी लगेगी, फिर वो लगेगी तो बात आया मानस में के बनकर उल्टे सीधे काम भी करने पड़ेंगे। जींद में गांव के अंदर ओयो के कमरे खोल दिए हैं, गांव वाले धरने पर बैठे थे, ये कमरे कौन सी है? हमारा गांव रंडी खाना बनाने की तैयारी चल रहेगी, लेकिन मार्केट पहले बताओगा कोई नहीं। सरकार ने देखी तारे जोर सुधार दिए, अरे जोर को सुधार दिए मारे भाई। यही बात दिया हमें आया था जब मैं अरे जम्मू कटरा वाला मैंने हाईवे दिखा, उसके ऊपर में इतने बड़े बड़े अक्षर में लिख गया साइकिल नहीं चल सकता, ऑटो वाला नहीं चल सकता, ट्रैक्टर ट्राली वाला नहीं चल सकता। अरे जिसकी जमीन कब्जा करके तो ये रोड बनाया वो कौन चल सकता उसके ऊपर? किस खातर बनाए भाई ये रोड? किसी ने समझ में नहीं आती। ये जो जिस टाइम पे वो टोल टैक्स तो देना पड़ेगा। क्या था भाई? कंपनी ने रोड बनाया था, सुविधा दी थी, अब इसका खर्चा पूरा करना तो टोल देना पड़ेगा। अच्छा, तो जिस गांव में जो जोड़ खोदा है, जिस कंपनी ने करोड़ 2 करोड़ रुपए लाए हैं, वो जब उस पार्क के ऊपर टिकट लगा दे फिर तो काम में दिक्कत नहीं होगी। फिर तो कान्ना पे जो गाड़ियां के शीशे पर फास्टैग ला रहा है, डांगरा के कान्ना पे दिला रहा है फास्टैग, जब आप पानी पीने जाओगे सेंसर लाके होगे उसके रुपये काट लेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी तब में तो, क्योंकि ताकि हर चीज पे 10 रुपया लेने की तैयारी चल रही। कारण क्या है? हमको मालूम नहीं है। जिस दिन आपने सड़क पे चलते हुए किसी टोल कंपनी को 1 रुपया भी दे दिया, उस दिन तक ने मान लिया कि ये रोड पर कंपनी का है, जबकि ये देश हमारा है, इसमें चलने का रुपया क्यों करना पड़ेगा? इस बात का किसी ने सवाल नहीं पूछा। अरे तुम रोड टैक्स लेने लग रहे, चलने का भी पैसा, कमाल हद हो गई यार। ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल हो गए पास पूरा हो जाए, लोग भाई एक्सपायर हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। अरे मानस एक्सपायर हो जाओ तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होगा, अब क्या करना पड़ेगा? अब रिन्यू कराना पड़ेगा। अच्छा रिन्यू तो करो होगा, कितने रुपये लाग देंगे भाई? रुपये क्यों लागने चाहिए? अब बड़ा रिन्यू तो कराना पड़ेगा। अच्छा रिन्यू बता, जिस मानस ने 20 साल हो गए ड्राइविंग कर देना है, और ड्राइविंग करना भूल जाएगा 20 साल पास है, अब उसकी पक्की होगी। जब उसकी ड्राइविंग पक्की होगी तो लाइसेंस तो अगर आ जाना चाहिए ना उसका, उस पर रुपये लेकर तुम्हारा लाइसेंस बनाने का कौन सा तुक है? ना जी, हमारे समझ में कौन आंदा, हमारे समझ में न्यू नहीं आंदा कि आपकी जेब में पड़ा है इंसान नोट है, ये नकली है। बेटा आपने नहीं पता ना? आरबीआई ने लिख के दिया हमारे को, आरबीआई ने लिख के दिया कि आपकी जेब में जो नोट है जो हमने छापे हैं ये नकली है। फिर असली नोट कौन सा है? असली नोट वो है जिस नोट के बदले में आरबीआई के पास सोना रखा है। इन बच्चों को तो पता नहीं है, क्योंकि इनको तो स्कूल में कभी अर्थशास्त्र पढ़ाया नहीं जाता, इनको तो पढ़ाया जाता है अनर्थशास्त्र, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, किसी बच्चे को रुपया नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन बुजुर्गों को पता है, बुजुर्गों को यह मालूम है कि हमारे दादाजी हुए आदत है कि सरकार जो है जितना सोना है उतने नोट छाप सके हैं बैंक वाले। सुना होगा जी, वो कितना सोना होया करे
जब हमने इसके कागज करवाए आरबीआई से तो कागज निकल कर आए 15 रुपया का एक मोहर। ये है हमारे नोट छापने का मानक। 15 रुपया का एक मोहर। मोहर क्या होता है? मोहर होता है जी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट का, जिसकी कीमत आज के टाइम पर लगभग 85,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। लगभग बता रहा हूं मैं आपको 85 से 90 के आसपास। मन ने इसका कैलकुलेशन करा कि भाई इसका मतलब ये हो गया 11.664 ग्राम को अगर 15 से भाग देते हैं तो निकल के आता है 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपये में। हमने सरकार से पूछ लिया भाई ये रुपया है, ये रोज में ये रुपया है ये? पता चले ना, मारे बुजुर्ग तो इन्हें बचपन से सोना लग रहा। मेरा दादा मेरी दादी तीन उगा करता, जब पीछे से आ करते ना तो फिर बुआ आया कर दी तो छोरी के हाथ में थोड़े रुपये दर दिया कर दे, तो दादा कदे नहीं बोलता है दादी तक दिए 10 रुपये छोरी का हाथ दर दो, दिए 10 का नोट मतलब पर्ची जुकड़े आरती पर्ची दे दिया गया 600 लीटर डीजल की, और उस पर्ची लेकर आप जहां पेट्रोल पंप पर डीजल ले लिया गया किसान। ऐसे ही आरबीआई ने एक पर्ची बनाई, उस पर्ची के ऊपर लिख दिया मैं भारत को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 100 रुपए सोने के रूप में रख लिए आरबीआई में और उस 100 रुपए की पर्ची दे दी मारता है, तो वो 100 रुपए में चलने लग गया। ये पता चला 100 रुपए में कौन चल रहा हो। असलियत खेल यो चल रहा है कि 1 रुपये में जितना सोना आवा है उतना ही सोना लेने खातर बैंकों के नोट हमारे को लगभग 6300 रुपए के देने पड़ते हैं। आपने जन धन योजना का नाम सुना होगा, बैंकों में पैसा जमा कराने का खेल सुना होगा, आपने नोटबंदी का खेल सुना होगा। मेरे लिए बात जब मैं रिसर्च करी तब समझ में आई कि ये बैंक में रुपये जमा कराने में क्या करता है भाई। यह सरकार इतना प्रेशर क्यों डाल रही है कि तुमने पैसे आपस में लेन देन नहीं करना, जितना लेन देन करना है बैंकों के जरिए करना है। यो खेल के हमारे समझ में नहीं आया। फिर समझ में आया कि जो गांव का आदमी है, जो देश का आदमी है, जो भारत का आदमी है, वो जब रुपए कमाता है तो वो कैसे कमाता है। आप सारे लोग रुपए कमाते हो तो कैसे कमाते हो? डांगर बेच के, अनाज बेच के, चोर बेच के, चना बेच के, जमीन बेच के, अपनी मेहनत लगा के, घी बेच के, इस तरीके से कमाया गया। तो आप एक बात बताओ, आप इंग्लैंड का रुपया कमाया करो, भारत का रुपया कमाया करो। हाँ जी, भारत के लोगों ये बताओ कि भारत का रुपया कमाते हो या इंग्लैंड का? भारत का रुपया देखा है कदे? अगर भारत का रुपया देखना हो ना तो 1 रुपये का नोट देखो घर जाके, जिस दौरा पड़ा हो गोज में वो देख लियो, और जिस नौजवान बच्चे ने ना पता हो वो इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लियो। 1 रुपये का नोट जिसको बोलते हैं करेंसी नोट, वो नोट है भारत सरकार का, वो नोट है भारत का। और इसके अलावा जितने भी नोट हैं 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, जितने भी नोट बाकी के नोट हैं वो भारत के नोट नहीं है, वो भारतीय रिजर्व बैंक के नोट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट है वो, बैंक नोट, प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, जिसमें गवर्नर के साइन है। और रुपया देखो, 1 रुपए का नोट और 1 रुपया दोनों अलग अलग हैं। जैसे सोने का बट्टा हो या चांदी का बट्टा हो, चाहे लोहे का बट्टा हो, 1 किलो का बट्टा 1 किलो का हो है। अपन न्यू कौन क्या कर दे 1 किलो का सोने का बट्टा, अगर घी लेना हो कोई 1 किलो तो न्यू कौन कंधा चांदी वाले बट्टे के तो लिए रे बे न्यू तो निकल दे। 1 किलो चाहे गेहूं हो, 1 किलो चाहे सरसों हो, 1 किलो होना चाहिए चाहे कितने हो। किलो का मतलब किलो, यानी किलो वजन को बोलते हैं, किलो उस धातु को नहीं बोलते। इसी तरीके से रुपया सोने को बोलते हैं, रुपया चांदी का होया करता, वो चांदी का सिक्का होया करता, रुपया उस टाइम भी सोने का ही था।
रुपए का मापक सोना ही है आज भी। और हमारे पास दस्तावेज है। एक किताब थी, कितने वह किताब सोनू ताया ने बैठ खड़ा था, कहां है वह किताब रहे? वह किताब मेरे पास बोला सोनू आप दिखा दे किताब या किसी है दर्दी के। अरे पानी दियो। आरबीआई के जो दस्तावेज लेकर आए हैं, हमने एक कागज बनवाया, एक किताब बनवाई लगभग 250 पेज, 300 सवा 300 पेज की। उस सवा 300 पेज की किताब के अंदर आरबीआई के लिखे हुए कागज हैं कि जो रुपया आप जमा कराते हो वो भारत का रुपया सोच के जमा कराते हो, लेकिन जो रुपया बैंक से आपको मिलता है, जो कागज के नोट मिलते हैं, वो नकली है। क्यों? आरबीआई के पास ये 200 टन सोना इंग्लैंड से आने से पहले 800 टन सोना था। 800 टन सोने की कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़, यानी लगभग 5 लाख करोड़ के करीब। लेकिन भारत में जो टोटल नोट छापे हैं बैंकों ने, वो है 34 लाख करोड़ के, यानी कि 29 लाख करोड़ के जो नोट हैं वो नकली हैं, बिना किसी रुपए को मानक रखे हुए हैं। भारतीय बैंक मैनेजर एक दिन कहने लगा कि देवेंद्र भाई आप जनता को गुमराह करते हो। मैंने कहा मेरी इस बात के ऊपर मेरे खिलाफ एफआईआर करवाओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं तो मेरी बात का जवाब दे दो कि तुमने जो हमको लोन दिया है, जो किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे दिया, जो होम लोन के नाम पे दिया, जो पर्सनल लोन दिया, वो भारत का रुपया दिया। आप बैंक से लेने जाते हो, जब निकालते हो भारत का रुपया निकालते हो या फिर आप बैंक के नोट निकालते हो? क्या निकाला करो? बैंक के नोट। लेकिन जब आप जमा कराने जाओ अपनी मेहनत का पैसा, वो कैसे आता है आपका? अनाज के बदले, गेहूं के बदले, उसके मतलब डांगर के बदले या आपकी मेहनत के बदले। यानी कि वो क्या कर रहे हैं? कागज का टुकड़ा आपको देते हैं और असली मेहनत आपसे ले लेते हैं। यह किताब है जी, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इसी रुपए की जानकारी के बिना आज गांव का प्रत्येक आदमी कर्जे में है। प्रत्येक, मैंने कहूं अगर 400 घर होना तो मैं गारंटी देता हूं 395 घर कर्जे में है। और ये सिर्फ आप नहीं हो, पड़ोस का गांव, अगला गांव, सारा हरियाणा, सारा पंजाब, सारा उत्तर प्रदेश, सारा भारत, सारा नेपाल। नेपाल का खेल सुन लो, मैं नेपाल गया था अभी। नेपाल में पहले राजशाही थी, 2008 में राजा मार दिया। लगभग 15 साल हो गए राजा ने मरे हुए। जब राजा मरा तो बैंक आए, बैंकों ने लोन देना शुरू किया। 15 साल में सारा नेपाल, जिसमें एक भी आदमी कर्जदार नहीं होया करता। आज से 50 साल पहले का भारत देख लो, सारा गांव देख लो। 50 साल पहले एक भी घर कर्जे में नहीं होया करता। कर्जा लेना कलंक बोला कर दे। जमीन बेचना मां बेचने के बराबर, दूध बेचना पूत बेचने के बराबर। कदे कोई चीज बेची नहीं खान पीने की, खेत में सारे फ्रूट होया कर दे, कोई आदमी बीमार नहीं होया करता। 25-25 मानस एक घर में शांति और प्यार का रह लिया कर दे। आज 3 मानस भी आपस में बैठे हो तो फोन पर लागे रहे, उन पर बात करने फुर्सत नहीं है। सारे गांव की बेटी ने बेटी गया कर दे, सारा गांव खान में, पेट में, पाड़ में, सारे काम की मौज। लेकिन आज के टाइम पे सारा भारत नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक किसान आज कर्जे में है। कमाल की बात यह है, जिस पर आपने ले रखा है, नेपाल का आदमी ने भी उसे पता ले रखा है, अमेरिका ने भी उसे पता ले रखा है, जापान ने भी उसे पता ले रखा है। उस एक ही परिवार का कब्जा है पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। यह बात किसी ने नहीं बताई आज तक। जितनी पेस्टिसाइड कंपनियां, जितनी तेल की कंपनियां, जितनी गाड़ी की कंपनियां, जितना कपड़े का उद्योग, जितना चमड़े का उद्योग, जितने खेती के प्रोडक्ट बनाने का उद्योग, जितना बीज का उद्योग, जितनी टेक्नोलॉजी का उद्योग, जितना खेत में ड्रोन चले उसका उद्योग, ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी हो, चाहे कार की हो, चाहे ट्रक की हो, चाहे रेल की हो, चाहे मेट्रो की हो, चाहे सड़क बनाने की हो, चाहे रोड की हो, हर टेक्नोलॉजी का मालिक एक ही परिवार, जिसको बोलते हैं रॉकफेलर परिवार। सारी दुनिया की एजुकेशन सिस्टम को वो कंट्रोल करता है रॉकफेलर, और सारी दुनिया की बैंकिंग को संभालता है रॉथस्चाइल्ड। आपकी सारा पैसा, आप मोटरसाइकिल की किक मारो हो, रॉकफेलर का घर बना है। आप खेत में जो भी मशीन लेके जाओ, रॉकफेलर का घर बना है।
आप बैंक में पैसा देने जाओ, रोथस्टाइल्ड की फैमिली के पास पैसा जाता है। आप कर्जा लेते हो, बैंक मजबूत होते हैं, आप कर्जदार होते हो। सारा गांव धीरे धीरे कंगाल होता जान लग रहा है। आज से 30-40 साल पहले देखो, जितनी मेरी माए दादी मैंने देखी, मैंने मेरी नानी मेरी दादी के गले में गड़सरी सोना चांदी हाथा में पैरा में इतना मोटा मोटा 10-10 किलो 20-20 किलो चांदी गांव के गरीब आदमी के घर में भी होया करता। आज के टाइम पे सबका सोना गिरवी पड़ा, सबका घर गिरवी पड़ा, सबकी जमीन गिरवी पड़ी, सबकी कार लोन पे, सबके मोबाइल लोन पे, वॉशिंग मशीन लोन पे, टेलीविजन किस्ता पे। आज के आदमी की तो जिंदगी भी किस्ता पे चल रही है। कुछ भी अपना को नहीं रह रहा, यहां तक कि औलाद अपनी नहीं रह रही, परिवार अपना नहीं रह रहा, सब लूटन फूटन पे है। बुजुर्गों, जब बात समझ में आंदी हो तो एक बात मैं कहूंगा कि भाई अगर गलत रास्ते जा रहे हो और कोई आदमी बता दे, फिर जुगर मान लो मैं आ जाऊं था मत लोडा और मना कोई पूछ लंदा मैं अताऊ मत लोडा किसी है और वो बता दंदा कि भाई छोड़े तो गलत राह आ गया, तना तो पाछे तक मुड़ना चाहिए था। तो मना पाछे मुड़ लेना चाहिए था कि नहीं? मुड़ लूंगा जब मत लोडा पहुंचूंगा, जब उसे राह चलता रहूंगा तो पहुंच नहीं सकता। एक बार देख लो के रुक जाओ, एक बार पता तो कर लो कि ठीक राही चल रहे हैं कि गलत राही है, और जब गलत राही है तो सही राही पता कर लो। गांव का रुपया गांव में बचा लो, अपने बड़का ने गांव में रख लो, अपने बड़का खातिर इंतजाम गांव में कर लो। सरकार आपके लिए क्यों करेगी? नेता आपके लिए क्यों करेगा? कंपनियों के मालिक आपके लिए क्यों करेंगे? अरे जिसका गांव बर्बाद हो रहा, जिसके बालक बर्बाद हो रहा है, वही सोए पड़े हैं तो किसी और ने ठेका खा रखा है। न्यू तो समझ लो बुजुर्गो, न्यू तो समझ लो मेरी माओ, तब नहीं करना पड़ेगा, आपा नहीं करना पड़ेगा। जिसका बात समझ में आ जी उन्हें आगे आना पड़ेगा, उन्हें मिलकर काम करना पड़ेगा। जो अपनी जिंदगी दे गए आने वाले पिछले टाइम में और जो आने वाले टाइम में देने वाले हैं, उन सब ने यह सपना देखा था कि मेरा गांव, मेरा भारत, मेरे देश के लोग सुख और समृद्धि के साथ हो। लेकिन वो तो कितने भी नजर नहीं आ रहा, वो तो कहीं भी नहीं दिख रहा। हर घर में लड़ाई बजन लाग रही, 6 महीने में तलाक की अर्जी दाखिल होने लाग रही, बालक IVF पे पैदा होने लाग रहे, घर घर में झगड़ा, हर कोने पे, सड़क के हर कोने पे सुंदर सुंदर ठेके, गांव के अंदर चिट्टा, गांव के अंदर दूसरे नशे, सूखे नशे, छोटे बच्चे को भी नशे। आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में भी नशे की सप्लाई देने लाग रही। पुलिस वाले द्वारा जावा अपनी समस्या लेकर वो लट पेल है, किसान जावा नेता अपनी मांग मांगने वो लट पेल है, जरा जाओ अपनी कोई सुनवाई नहीं, कितने भी नहीं। क्यों सुनवाई नहीं? क्योंकि सब ने बेड़ा, इनकी घर में नहीं बनती, इनकी पड़ोस में नहीं बनती, इनकी गांव में नहीं बनती, इनकी पार्टी बाजी, इनकी लैग बाजी, सब रुपये के पीछे। और रुपये का बेड़ा ला गया, रुपया नकली। लगभग 2000 किसानों के आवेदन हम लोग लगा चुके हैं, 2000। हमने बैंकों से सिर्फ इतना पूछा है कि एक काम करो, जो लोन हमारे को दिया है वो लोन असली रुपये का दिया, नकली रुपये का बस एक बार लिख कर दे दो। भाई मेरा नाम देवेंद्र बलारा है, मैंने सबका काम न्यू कह दे खड़ा हो गया, एक मानस भी कह दो कोई पूरे देश में कि तू लिख के दे दे तू देवेंद्र बलारा है, मैंने लिखने में क्या दिक्कत है जी? क्यों जी? आपकी औलाद है, उसका नाम है कुछ, मान लो राम प्रकाश या कोई और नाम दे दिया, और कोई मौका देख लिख के दे देगा राम प्रकाश तेरी औलाद है, तो अपन क्या दिक्कत है? जो बात है वह बात लिखने में अपन क्या दिक्कत है? तो बैंक ने अगर हमारे को असली रुपया दे रखा है तो बैंक ने लिखने में क्या दिक्कत है जी? नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। तो ये बापा आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा एक बड़ी कॉल देने वाला है। लगभग 1 लाख लोग समझे हुए, और जिस दिन वो लोग इकट्ठे होते हैं उस दिन पूरे भारत को इन बैंकों के चंगुल से, आपकी जमीन को और सारे मकान, दुकान, गाड़ी, सारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कर्ज मुक्ति का ऐलान करने वाले हैं कि जो भी आदमी आवेदन कर देगा, एक भी आदमी का कोई कर्जा नहीं। लेकिन पंगा तो यो है, ताड़ी तो आपने बजा दी, पंगा के है कि उड़द तो कर्ज मुक्ति का ऐलान करांगे और सारे जने अगले दिन फर्द लेकर फिर पहुंच जाएंगे कर्जा लेने। फिर अरे कर्ज मुक्ति करना समाधान नहीं है, दोबारा से हमारी अगली पीढ़ी कर्जे में ना जावे,
यो इंतजाम करना हमारा काम है कि रुपया गांव तक बाहर नहीं जाना चाहिए, यो इंतजाम करना चाहिए। क्यों करे करो हमने नहीं बेरा भाई, यो रुपया गांव के गांव में रह जाओ, चाहे किसी के चला जाओ, चाहे सारा रुपया एक मानस के चला जाओ, कम से कम गांव का तो होगा वो मानस है। गांव के बाहर कंपनी दौरे नहीं जाना चाहिए। ईब आने वाले टाइम में हम कुछ सवाल सरकार से थोड़े कड़े पूछने वाले हैं, बहुत ही कड़े वाले, इतने कड़े हैं कि गोली भी मरवा सके हैं, जेल में भी डाल सके हैं। उस दिन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले आपका गांव यदि अपने गांव को 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था यदि लागू करना चाहता है तो एक काम कर लो। आज जैसे गांव इकट्ठा हुआ है, एक बार आप में से 10-20 लोग इनविटेशन देकर हर आदमी औरत को गांव से बाहर निकाल लो, नहीं तो बात बढ़ेगी नहीं। बाहर निकाल के ये बता दो कि एजुकेशन सिस्टम में, इस शिक्षा व्यवस्था में आप लोग बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो? इतनी भी पता है, सारे चाहे तुम्हारे बालका ने सब ने रोजगार बनाए, ऐसा इंतजाम हो जाए। अब ये एक बात सोचो, बाहर का कोई मानस चाहेगा कभी भी कि सब ने रोजगार मिल जाए? बाहर का तो कोई नहीं चाहेगा। तो गांव वाला में, इसका मतलब अगर गांव चाहता है तो करना भी गांव वाला नहीं पड़ेगा, क्यों जी? तो एक काम कर लो, जितने भी नौजवान साथी यहां हैं, जो पढ़े लिखे अनपढ़, मेरी माएं माताएं बहनें जितने भी हैं, जो भी इस मिशन के अंदर अपने गांव को 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना चाहता है, वो आदमी रोहतास भाई दौड़ है, रोहतास फौजी दौड़ है, अपना नाम लिखवा दो। वो जब अपना नाम लिखवा देंगे, उन लोगों के पास एक ट्रेनिंग आवेगी, घर बैठे, कितने नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, घर बैठे आओगे, एक ट्रेनिंग मिल जाएगी आपने। उस ट्रेनिंग का क्या काम है? वह ट्रेनिंग आपने न्यू बतावेगी कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है, असल में उसका दिमाग कैसा है, वो अगर जिद्दी है तो क्यों है, उसके बात समझ में नहीं आती तो क्यों नहीं आती, वो टीवी के अंदर क्यों बजा रहा है, वो कंप्यूटर में क्यों बजा रहा है, वो गेम क्यों खेल रहा है, उसने खाना ये पसंद क्यों नहीं आता, उसको स्कूल में समझ क्यों नहीं आता, वो पेपर में इतनी टेंशन क्यों हुआ है, उसका पेपर पास क्यों नहीं होता, वो अपने माँ बाप से बदतमीजी क्यों करता है, वो अपने लिए क्यों नहीं सोच पा रहा। उन सब के अगर कारण पता चल जाए फिर तो समाधान कर लेंगे अपन। फिर मैं आ जाऊंगा दोबारा कि गांव के 20, 25, 30 बालक उस ट्रेनिंग में घर बैठे पूरे कर लो, जो मैं कहूं न्यू घर बैठे, कोई रुपया नहीं लगता, कितने जाना नहीं, किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी, घर बैठे बैठे थोड़ा कागज काले करने। ये कागज काले कर लो, जब तारा गांव के 20, 25, 30 मानस में कागज काले करने तैयार हो जाए तो मैं चंडीगढ़ का गांव मानने तैयार। जब हमें तैयार नहीं तो फिर अब हमने ठेका नहीं ले रखा। जब तारा काम बर्बाद हो रहा है, तारे बालक खराब हो रहा है, तो हमने फुर्सत नहीं, फिर हमने क्या की फुर्सत है भाई, हम पहले थोड़ा फिरा। मैं तो एक बालक का टैलेंट पता करने का 1.5 लाख रुपया लेता हूं, जब किसी ने मेरे अपना बालक दिखाना हो तो। अरे यह चीज सिखाने का पहले 10.5 लाख रुपया लिया करता। लेकिन 2016 में एक बात समझ में आ गई कि इतनी महंगी फीस नॉर्मल मां बाप नहीं दे सकता, तो मैं भी सारा का सारा काम अमीरा का करने लग रहा, क्यों मैं थोड़ा सारे अमीर मानस आया कर दे, अब अमीरों के बच्चों का फायदा करूं था। जिस गांव में तो उठ कर मैं जा रहा उस गांव का तो मैंने कि मैं करा ही नहीं, जिन गांव में असली मानस बैठे हैं, लड़न वाले मानस बैठे उनका तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो लोग भी तो सुनवा रहे, मेरे वर्गा भी ये काम कर लेगा तो मेरे वरुण अंग्रेजा वरुण कंपनियां में के मतलब फर्क रह जाएगा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि गांव से कभी भी 1 रुपया भी लेकर शहर में खर्च नहीं करूंगा, इसका मैंने प्रण लिया था। पिछले 7 साल में गांव के आदमियों से पैसा नहीं लिया मैंने कभी भी। तो अगर गांव के अंदर पैसा आए ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा। अरे बोलो बेड़ा को नहीं अपन है, जिस चूल्हे की राख छोड़ के अपन वो केमिकल अपने बर्तना पर रगड़ना शुरू करा है ना, ईब रिसर्च आई कि उस केमिकल ने रगड़ते तो कैंसर हुआ है, और राख अगर उस बर्तन पर अगर राख से साफ हो रहा हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 700 रुपये किलो बिका है या राख अमेरिका में, चूल्हे की राख 700 रुपये किलो। गोसे
1500 के गोश्त बेच जाए एक टोकरी 1500 की। इतना महंगी चीज है। जाओगे ना किते, मतलब मैं अपने उस जगह की बता रहा हूं, चले जगह तरक्की कहाँ है, मैं विकसित देशों के हाल बताऊं, आपने सर चंडीगढ़ जैसे शहरों के हाल बताओ। चंडीगढ़ में जब तंदूर की रोटी खाओगे तो तंदूर की रोटी है 60 रुपया की। जब चूल्हे की रोटी खाओगे तो चूल्हे की रोटी है 80 रुपया की। सॉरी, ये भाई 2 गाड़ियां हैं बच्चों की, ये स्कूल बस निकालनी है। HR 90 44 31 HR 51 58 85, ये 2 गाड़ी लगी हुई है बस के आगे, और स्कूल के बच्चों को जाना कृपा करके वो हटा दी भाई। भैया बस जिनकी भी गाड़ी लग रही है बस के आगे वो हटा दियो। हाँ, मैं गलत बोल गया, इसने दोबारा ठीक करो। तंदूर की रोटी वह तो मिले 60 रुपया की। गैस की रोटी जिनापा गैस वाली पतली रोटी का वह मिले 80 रुपया की, और चूल्हे की रोटी मिले 120 रुपया की। जो जियापा वो खाया कर दे, लेकिन इनने बड़ा खेल खेला, अपने जंगल काट दिए विकास के नाम पे। जंगल काट के तो डांगर चराने जो मुश्किल हो गए, न्यूनतम लेटरिन बना दी हर घर के अंदर, लेटरिन की पाइप काट दी गांव में नाली में, और सारी लेटरिन का पानी जा रहा जोड़ में, तो लोगों ने डांगरा में पानी पीना कर दिया बंद। अब डांगर अगर जो उस जोड़ का पीवेंगे तो बीमार होंगे। चरण में जंगल नहीं है, अगर डांगर खड़ा रहेगा तो उसका दूध जहर बन जाएगा। डांगर का चलता रहना बहुत जरूरी है। यह बात इनने बेरा थी, इसलिए आपके घर में सारे डांगर जाम पड़े रहे हैं। लेटरिंग आपके घर में करो। पहले क्यों होया करता पेट का खेत में, अरे खेत का पेट में नहीं होया करता, खेत का पेट में आप खाया कर दे घरा, आ गया कर दे बाहर। आजकल के बालक खावे बाहर, आगे आवे घरा। यो काम कर लिया मैंने, कति उल्टी रही, ना पानी पीने का तरीका छोटा, ना बैठने का तरीका छोटा, ना खान का, ना बनाने का, ना पहन का, ना ओढ़ने का, सारे तरीके बदल दिए। आपको मैं बताऊं, चूल्हे के ऊपर अगर रोटी बनाएगी मां, अगर नीचे बैठेगी तो गोड्डे छाती के और पेट के आगे जावे है, तो जो पेट का जो गर्भाशय का सिस्टम है वो बचा रहा है। लेकिन जो गैस पर खड़ा होकर बना हुआ है ना, एक तो उस गैस जो रसोई है उसमें दताड़ बने, पहले की रसोई बाहर होया करती, दताड़ नहीं बना करती, गर्म नहीं हुआ करती। और जो चूल्हे का जो सर्फ का वो जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है वो ऐसी होती है कि जो चूल्हे की जो उसकी गैस की जो आंच है वह सीधी मां के पेट पर लग गया है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे पीरियड्स का टाइम हुआ है, जब वो मासिक धर्म का टाइम हुआ है, उस टाइम पहले शरीर में इतनी गर्मी हुआ है, अगर रसोई की गर्मी और आ जाओगी तो गर्भाशय का कैंसर होगा। यह बात इन्हें बेरा थी, या गैस जाए पे दी गई थी। उज्ज्वला योजना में न्यू कौन था, अठारी आख्या की बहुत चिंता थी इन्हें, आख्या की चिंता होंगी तो चश्मे फ्री में देना थे। और बाकी सियासत का तो यो हाल होया करे, पहले मास्क फोड़ा करे, फिर चश्मे दान दिया करे, पहले नंगर बनाया करे, फिर कंबल दिया करे, इनका तो यो ही काम होया करे। तो पहले नाश करेंगे और फिर कहेंगे थारे खातर करन लाग रे, ये 5-5 किलो अनाज लेने खातर आ जाओ, लाइन में लाग जाओ। 5 किलो अनाज गांव में मिला है ना, अगर किसी ने पूछ के देखियो, सारे अनाज पे केमिकल छिड़क के देवे, कैंसर होना रहा। डांगर भी खावेंगे तो सारा कुनबा कैंसर होगा, इन्हें फेंक दो। जो भी फ्री की चीज मिली है आज तक उसने नाश करा है, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे यूरिया हो, चाहे हाइब्रिड बीज हो, और चाहे बुढ़े ने मिलने वाली पेंशन हो। इस देवीलाल ने जो नाश करा कर तोड़ दिए ना, 100 रुपया पे पूरे परिवार नाश हो जाया करते। अरे बुढ़ा बड़े बुढ़े ने मेरे है पेंशन की, अच्छा तेरे 100 रुपया पे इज्जत कराएंगे क्या हम तेरी? अरे हमारा तो कल्चर है बुजुर्गों की सेवा करना। 100 रुपये इज्जत कौन करवाया करते, 3000 रुपये 10,000 कौन इज्जत करवावे? हमारा आचरण इज्जत करवावा है, हम जो सिद्धांतों पर लड़ा हुआ इज्जत करवावा है। रुपया इज्जत कौन करवांदा? जब रुपया इज्जत करवांदा ना तो कई कई 1000 करोड़ के मालिक इलेक्शन लड़न कौन बाजे थे, वो इज्जत के चक्कर में बाजे। रुपया तो गना है, इज्जत तो कोनी। कुत्ता जिसी जाते जाते चुनाव जीतने खातर करोड़ों रुपया खर्च करा है। आपने यह समझना पड़ेगा, इज्जत रुपयों से नहीं खरीदी जाती। आप अपने बच्चे से प्यार करोगे, ऐसा कदे हो सके कि आपका बालक 10,000 रुपये कमाओ तो थोड़ा प्यार करूंगी, बेटा तू 1 लाख कमाओगा ज्यादा प्यार करूंगी। मां कह सके कदे अपने बालक ने? बालक से 1 रुपया ना कमांदा हो,
माँ ने तो उतना ही प्यारा हुआ है। तो इसका रुपये का क्या खेल, रुपये का क्या मतलब? रुपया ये लाया गया आपके परिवारों को तोड़ने के लिए। जितनी भी पेंशन मिलती है सरकारों से, जितनी भी सब्सिडी मिलती है, जिन बुजुर्गों ने वो चीज फ्री में नहीं दी, आज उनकी औलाद उसकी महंगी कीमत अदा करने लग रहे हैं। एक बार देख तो लो, जिसने सबसे पहले पेस्टिसाइड गिरे थे, सबका पहला कैंसर उन्हीं के घर में आया था। जिसने भी, जो जिसके घर में तक गाय गई थी, जिसके घर में तक गऊ गई थी, समझ लियो सब तक पहलम घर न्यारा हो गया था। मारे जब डांगर बिकन लागे ना, हमारा घर में, मैं बताऊं आपने, मेरे दादा की बात मेरे याद है। मारे मलाई खाने की आदत थी, सांझ वाली लाल मलाई मेरे दादा ने 4 बजे पास है। एक बार मैं रोटी लेकर गया, उस दिन मलाई कौन थी, क्यों? महस नाट की थी। पहले अगर थी 26 महस जीव रहेगी थी 2, वह भी नाट की। तो जब मैं लेकर गया रोटी, तो मेरा दादा बोला मलाई नहीं आज की, इधर के ले आया। मगर मलाई को नहीं, महस नाट की। तो मेरा दादा ने बोला होलिया नाश करता रहा भाई, एक परिवार भी टूटेगा समझ लियो। ये जो भाई बाहर से आया ना, और जब मेरे दादा ने बताया कि तेरी महस नाटी है, ये तारा कौन भाभी पाटेगा देख लियो, ये सारे भाई न्यारे भी होंगे। जिस घर में डांगर नहीं है ना, उस घर में कद्दे भी एक का नहीं रह सकता। और जिस घर में गाय नहीं है, उस घर में बीमारी आवे, क्योंकि गाय के पास, गौ माता के पास एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, वो सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा सकती है और उसको खत्म कर सकती है, धरती माता की तरह। धरती को माता इसीलिए कहा गया कि धरती पे जब आप नंगे पैर चलते हो ना, तो नंगे पैर चलने से धरती आपकी नकारात्मकता को खींच करके 0 चार्ज पे ले आती है। आजकल इसको दूसरे देशों के अंदर वो बताते हैं, अगर भाई ये तो टेक्निक है इलाज की, अरे हम तो खेत में नंगे पैर चला कर दे, ये भी न जूते देकर असल में धरती माता से हमारा कनेक्शन काट दिया। गाड़ पक्की करके, सड़क बना के, हर जगह से धरती माता से कनेक्शन काट दिया हमारे डांगरा का। हमको धरती से दूर कर रहे हैं। ये खेत में माटी में ना खेल पाए हमारे बच्चे, ताकि आने वाले टाइम में बीमार रहें। ये पूरा खेल है। इसको समझने के लिए आप सारे लोगों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। किसी दिन गांव के चौपाल में या किसी ऐसी जगह पे आसपास के 5-7 गांवों के लोग इकट्ठे हो जाओ, फिर आकर के 5-4 घंटे लंबी चर्चा होगी। आज का दिन भाई राजीव दीक्षित को समर्पित है, और जो भारत को भारतीयता के आधार पर स्थापित करने का उनका सपना था, उस सपने को लेकर जनता सरकार मोर्चा चला हुआ है। हमारे 2-3 मकसद हैं। पहला जो हमारा मकसद है वो ये है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चीजों पे फैसला लेने का अधिकार गांव का होना चाहिए। कोई सरकार फैसला नहीं लेगी, कोई डीसी फैसला नहीं लेगा, कोई तहसीलदार नहीं। गांव की जमीन है, गांव फैसला लेगा। मेरा एक घर है, 100 गज का प्लाट है, मैं नहीं बेचना चाहता, तो सरकार की कोई कैपेसिटी नहीं कि उसको एक्वायर कर ले। मैं तो अपनी जमीन ने 5 करोड़ के हिसाब से बेचना चाहूं भाई, मेरा अधिकार होना चाहिए। न्यू कौन सा अधिकार होगा कि सरकार खाते में पीछे भेज देगी और करोड़ जमीन खाली? ये तो तरीका गलत है। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में और पूरे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद को निकालना, खत्म करना है। वरना अगर शिक्षा के अंदर पैसा घुसा रहा तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। अगर हेल्थ के अंदर भी पैसा घुसा रहा तो सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही इलाज का फैसिलिटी मिलेगी, गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाएगा। न्याय में भी अगर पैसा घुस गया तो वकीलों को, महंगे वकीलों को फीस देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, पुलिस वालों को खिलाने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, जजों को देने के लिए नहीं है। रिश्वतखोर जज भी पकड़े गए हैं पहले। तो जहां रिश्वतखोर जज हैं, ऐसी व्यवस्था के अंदर अपना भरोसा कैसे हो सकता है? इसी तरह से राजनीति में भी अगर पैसा चलता रहा तो नीतियों की कोई बात नहीं करेगा, फिर पार्टियों के गुलाम और पैसे के गुलाम आदमी रह जाएंगे। फिर वो चुनाव के वक्त आपको कंबल बांट के, पैसे दे के, 500 रुपए दे के, फिर कुछ भी कोई भी पैसे, कोई कैंप लगा के, अगला कंबल बांटना आया था उसकी वोट देवांगे, सिलेंडर बांटा है उसकी वोट दे दी। ये नाश की राही पर चलने के रास्ते हैं। इसी तरह से धर्म हो चाहे खेती हो, इससे पूंजीवाद का निकलना बहुत जरूरी है। और
और गांव वालों के पास आज बुजुर्गों की दी हुई व्यवस्था है। आने वाले 10 सालों के अंदर यह व्यवस्था नहीं बचने वाली है, ये ध्यान रखना। तो इसका एकमात्र उपाय है कि आप सारे मिलकर उसके ऊपर चर्चा कर लें। एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे चला हुआ है। स्कूल के मास्टर आपके घर में एक चिट्ठी भेजते हैं जिसमें वो आपका आधार कार्ड मांगते हैं और बोलते हैं अपार आईडी के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, स्कूल के मास्टर धक्का कर रहे हैं जी। मैं बोला औलाद किसकी है? बोला हमारी। जान की न रखा हमने फीस दिया करे कि नहीं दिया करे, और फिर मास्टर धक्का करने लग रहा है। डूब के मर जाना चाहिए भाई। थारी औलाद पे धक्का मास्टर कर दिया, बताओ। थारी औलाद पे अगर अपनी औलाद खातिर भी लड़ नहीं सकते ना तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे माँ बाप को। आपके बच्चे का आधार कार्ड, फैमिली आईडी और अपार कार्ड, आपकी फैमिली, आपकी फसल का ब्यौरा, अगर आप अपने आधार कार्ड के साथ किसी भी चीज को जोड़ने लग रहे हो, एक बात ध्यान देना, आप अपने बच्चे की गर्दन इन गुंडों के हाथ में देने लग रहे हो। आने वाले टाइम में आपके साथ वही होने वाला है जो 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले क्या हुआ? उन्होंने आपका पेट के ऊपर काबू कर लिया। कैसे काबू कर लिया? जो रोटी कमाने का साधन था उसके ऊपर ऐसे पंजा धर लिया और बोला अगर 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, वोट नहीं कर सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, पेपर नहीं दे सकते, हाजिरी नहीं लगा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, बस में नहीं चढ़न देवा, रेल की जहाज की टिकट नहीं मिलेगी। यह बात क्या कर देना, आने वाले टाइम में अगर आपके आधार कार्ड को इन्होंने अपनी जिंदगी के सारी चीजों के साथ जोड़ दिया, बैंक के साथ भी जोड़ दिया, खेत के साथ भी जोड़ दिया, पानी के कनेक्शन के साथ, बिजली के कनेक्शन के साथ, गैस के कनेक्शन के साथ, जमीन के कागजों के साथ, तहसील के कामों के साथ, फसल के ब्यौरे के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपकी फैमिली आईडी के साथ, आपके कागजों के साथ, अगर सब चीजों को आधार के साथ जोड़ दिया तो अगली बार जब चौथी डोज लगानी होगी इनने सिर्फ एक काम करना है, चाहे तो चौथी डोज का सर्टिफिकेट दिखा और नहीं तो आधार कार्ड बंद। आधार बंद तो सब कुछ बंद, जो भी आधार के गिल जुड़ रहा है। ध्यान रख लियो, यो काम करने की तैयारी चल रही है। उस दिन खातर अपने जड़वे, गंडासे, लकड़ी, कुहाड़ी, डंडे तैयार कर लो। आने वाले टाइम में आपको हर सरकारी कर्मचारी के गट्टे जांगने का टाइम आने वाला है। आने वाले टाइम में हर सरकारी आदमी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, जो भी सरकार का आदमी है, चाहे कोई बैंक का कर्मचारी हो, चाहे कोई रिकवरी वाला हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे खाना हो, जिसने भी हमारे कागज ले लेकर इन अंग्रेजों को दिए हैं, जिसका डेटा हमारा बेल लग रहा है, इन सब के गट्टे जांगने का टाइम आएगा। मैं आपने बताऊं, क्योंकि सबका नाश थोड़े से दिन दूर है। जो गांव आज जाग जाओगा वो थोड़ा लेट हो जाओगा। जब सारे इकट्ठे जाग गए तो सारे बच सके हैं। यो काम अपनी व्यवस्था खुद बना ले भाई। गलत कुछ होगा गांव राम तय करेगा कि इसका इलाज किया जाए। कौन जानता थाने में? थाने में जाना बंद कर दो, पुलिस की ताकत खत्म हो जाएगी। पुलिस की ताकत खत्म हो जाएगी, चालान करने की औकात खत्म हो जाएगी। बैंकों से अपना पैसा मांग लो, हमें रुपया चाहिए, कुछ मत करो भाई, ज्यादा कुछ मत करो। 100 रुपए का नोट लेकर जाओ बैंक में और मैनेजर को बोलो यह एप्लीकेशन रही, इस एप्लीकेशन में लिख दो मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन गवर्नर ने दे रखा है, मैं अपने रुपये लेने आया हूं, गवर्नर पता मेरे रुपये मंगवा कर दे दे इस नोट के बदले। नोट के बदले नोट नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। जिस दिन बैंक वाला अपना रुपया लेने चले जाओगे उस दिन सारे बैंक भाग जाएंगे। वो आपकी रिकवरी करना तो छोड़ दो, दूर की बात है, अपने दफ्तर बंद करके भाग जाएंगे। जिस दिन आपने किसी पुलिस वाले को यह टोक दिया तेरी क्या औकात है, उसकी क्या औकात है, पुलिस की क्या औकात है? पुलिस की औकात न्यायालय के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर। कोर्ट में जाना बंद कर दें तो आप सारे जने एक तय कर लिया भाई, अपने फैसले काम में कर लेंगे। जितने जितने मुकदमे और लाग रहे सारे मांग लो, पुलिस की ताकत खत्म। सड़क पर चल दे तू, चालान क्या के नाम का काटेगा? मेरे सिर पर हेलमेट कौन पहन रखा? अरे मेरा सिर मैं तो फड़वाना चाहूं भाई, तेरे की समस्या है। बताओ किसी पुलिस वाले में इतनी पूछने की मत होनी चाहिए ना भाई, तेरा बेल्ट कौन ला रखी, कौन ला रखी? बता भाई, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, मेरा भी इतना कर्जा यूं भी तार दे दो, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो तो
मेरा घर में नाश हो रहा है कर दे, मेरा कैंसर हो रहा है भी कर दे। अरे पूछना तो शुरू करो इनका। ये जल्लाद है, जल्लाद रिश्वतखोर लोग हैं, जमीर मरे हुए। जिस टाइम इन्हें सच्ची बात बताया कर देना, यू मुंह पर मास्क लगाने तक क्या फायदा है। पुलिस वाले ने कहा कर दे, बात तो ठीक कह रहे हो बलारा जी, पर हम तो नौकरी करा मारा के। अरे यह काम आशा वर्कर गया कर दी, यह आंगनबाड़ी वर्कर गया कर दी। आशा वर्कर क्या कर रही आजकल बेरा, थोड़े से रुपया के चक्कर में, थोड़े से रुपया के चक्कर में आपकी दाई के ऊपर मुकदमे करवा, घर में डिलीवरी करवा दी। बताओ भाई, मेरे घर में बालक पैदा होया तो मैं जन्म का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अरे मेरा बालक है, जो मेरा बालक है, इसका सर्टिफिकेट सरकार देगा क्यों मेरा बालक है। अरे इसका सर्टिफिकेट मैं दूंगा ना, मैं कहूंगा ये बालक है, मैंने लिख के दे दिया मेरा नाम देवेंद्र बलारा, बात खत्म। तेरे किसी कागज की जरूरत हमने कब तक पड़ने लगी। अरे बुजुर्गों आप याद करो, जब तक आपके पास कागज नहीं थे सबका गांव आजाद था। जब तक गांव में लाल डोरा नहीं था गांव आजाद था। लाल डोरा तोड़ना रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं था, लाल डोरा तोड़ा आपकी जमीन पर कर्जा देने खातिर, ताकि जमीन खेताड़ी की तरह याद ही अडपला। हर शहर के चारों तरफ किसान को फायदा दे करके वह 20-20 मंजिला 15-15 मंजिला कबूतर खाने बनाए जाने लग रहे। उन कबूतर खानों में शिफ्ट करने हो आप, क्योंकि कर्जा देने का ब्योत को नहीं, फसल खेतना होगा को नहीं। आने वाले टाइम में जिसने इब की बार अपनी पराली नहीं जलाई, एक काम करके देख लो, फसल बो कर देखो ऑर्गेनिक बीज का, इनका दिया बीज मत बो। जमीन के अंदर इसे कीड़े पैदा हो रहे जिन्हें सत्यानाशी को है, फसलें नहीं होने देंगे में, वह मर जाया कर दे जलाने से। उन्हें ऐसा नाश कर दिया क्योंकि उन्हें बीज में बीमारी देकर भेज रखी है। बात को नहीं मारे समझ में, बीज के अंदर में कीटाणु देकर भेज रखे जो नाश कर रहे हैं। आज भी अगर गांव वाले बैठ के जनता सरकार मोर्चा के साथ चर्चा करने लग जाओ, हमारे पास खेती में काम करने वाला हमारा साथी है सचिन चौधरी, बहुत जबरदस्त। पहली बार में आप पूरी पैदावार ले सकते हो बिना किसी केमिकल के। अगर आप पहली बार में पूरी पैदावार ले सको, और हमारे पास मुंबई में दिल्ली में ऐसे मोटे मोटे लोग भी हैं कि किसान की फसल अगर ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से बिना केमिकल की है, अगर मंडी में बेचोगे गेहूं तो बिकेगा 2500 रुपए के भाव, और जब उन बाणिया से सीधा दोगे तो बिकेगा 3000-4000, और घर के लेके जाओगे। उनसे में फायदा है जी। एक एक चीज अपने गांव में डटवावांगे, हम कौन जानते किसी के पास है, चीज हमारी है, वो कैसे तय करेगा कि इसका रेट क्या है। जिस दिन गांव वाला गया बात समझ में आ गई, बालक मारे, गांव मारे, सब पंचायत मारी, नियम मारे चलेंगे, किसी अंग्रेजों के गुलाम किसी सरकार के नहीं चल दे, क्योंकि भारत सरकार हम है। हम पता है क्या आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक तनख्वाह लेते हैं जी, लेते हैं कि नहीं लेते। एमएलए, एमपी, मंत्री, सीएम, पीएम सारे तनख्वाह ले रहे। तनख्वाह लेने वाला होता है कर्मचारी, इनको बोलते हैं OIGS, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ये सर्विस पे काम करने वाले नौकर हैं। मालिक कौन है? जो तनख्वाह देता है। देता कौन है? हम देते हैं कमा के इनको तनख्वाह। तो असली सरकार हम हैं, ये सरकार नहीं है। इनोवा आपने कभी किसी आदेश में कभी भी साइन होया देखा कि सरकार कौन है? सरकार के मंत्रालय में भी सचिव के साइन होके आते हैं, कभी भी सरकार के साइन होके नहीं आते। ये लोग सरकार का आदेश है। अरे बोलो, सरकार आपा है, हमने तो आदेश दिया है कोई नहीं, ये तो नौकरा के आदेश है, नौकर के आदेश आपा मिलना कमाल की बात है। ये लठठाण का टेमालिया ही नाम बतावांगे, हरी के गुंजाइश है। आने वाले टाइम में चाहे बिजली का कितना ही बड़ा बिल हो, चाहे कितना ही बड़ा जुर्माना हो, कितना ही बड़ा कर्जा हो, कितना ही बड़ा चलान हो, कितना ही बड़ा कोई जुर्माना हो, अगर गांव राम इकट्ठा होकर आवा है और नियमों और सिद्धांतों में लड़ाई लड़ने का हाँ कहता है, तो सबसे गांव का कर्जा तारण का ठेका हम लेवा। हाँ जी आ जाइयो, आपके सारा के आवेदन का ठेका हम लेवा। लेकिन आपको सवाल पूछना पड़ेगा खड़ा होकर के, पहले तो हम समझावांगे गांव में आगे कि यू कर्जा क्यों कर तारांगे, हम यूं तारांगे। पहले हम तो न्यू बताओ, तब नमाजी कर्जे में जो दिया है वो क्या है। कबाड़ दिया है तो कबाड़ ले जा, रुपया दिया है तो रुपया ले जा। क्योंकि गलत तो नहीं गया, तुमने पर्ची नकली छाप के दी है तो हम कागज पे लिख देंगे, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ले जा। जब तुमने भी न्यू
रखे तो हम वीडियो छाप के दे देंगे अपने घर में फोटोस्टेट करके ना। अगर तुमने नियम तो छाप रखे हैं तो फिर उसके बदले का रुपया मारती दे के दिखाओ। पहले हमारे 100 रुपया की टेस्टिंग कर दो, हमारे 100 रुपया के बदले हमारा सोना दे के दे दो। अगर रुपया असली है तो उसके बदले का सोना आरबीआई से अपने को मिलेगा। अगर नकली नोट देकर हमारी असली धन लेने की कोशिश चल रही है, ये काम जनता सरकार मोर्चा नहीं होने देगा। भाई देखो, राजीव भाई ने जगाने की कोशिश करी थी, उसको भी निपटा दिया। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव और भी लड़ाई लड़ने चले थे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करे थे। गांधी हर की तरह, नेहरू हर की तरह उन्होंने नहीं कहा था बीच का रास्ता बनाया उन्होंने ना, चोरों की सरकार नहीं चाहिए, बात खत्म, बस बात खत्म, सिंपल। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला नहीं चाहिए तुम्हारी सरकार, तुम्हारी बनाया हुआ कोई कानून चाहिए नहीं, हमारे पास अपने कानून है, हम अपनी सरकार बना लेंगे। ये बात कहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मार दिया इन लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति को। या ये भाषा ही आजकल मैं बोलने लग रहा हूं, जनता सरकार मोर्चा वाले बोलने लग रहे हैं कि मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरे बच्चे हैं, मेरा जीवन है, मैं तय करूंगा कौन से नियम जीऊंगा, तुम्हारे बनाए हुए नियमों से मैं क्यों चलूंगा। यह बात तो आप कह सकते होगे जी, जिस दिन आप गांव खड़े हो गए इनकी औकात खत्म, सरकारी नौकर की तरफ देखकर थू। मैंने तो नियम बना रहा क्या जी, मैंने तो नियम बना रहा क्या कि नौकर की तरफ देखते ही आप अच्छा नौकर है, बड़ा है, छोटा, नौकर की तो कुछ होती है नहीं, नौकर तो गुलाम हो गए। और आप कदे अपने बालक ने पढ़ना जुलांदे, कदे खिलांदे, कदे कोई मां नहीं डाल रहा मेरा बेटा बड़ा होकर के बहुत बढ़िया नौकर बनेगा, ऐसा तो नहीं बोलते कभी। कोई बड़ा आदमी बनने की कमा, कोई बड़ा काम करने की, बड़ा काम यो है व्यवस्था परिवर्तन। अपनी व्यवस्था हम खुद बनाएंगे, अपने बच्चों को हम खुद बचाएंगे। तो जो जो लोग अपने इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, जो जो दूर दराज से और भी शामिल होना चाहते हैं, जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 9518170000। जीरो आगे लगा करके सेव करोगे तो व्हाट्सएप भी आ जाएगा, मेरे पास रहता है। आप एजुकेशन की ट्रेनिंग सीधा भी मांग सकते हो कि एजुकेशन की ट्रेनिंग चाहिए, और आपके गांव के लोग जो है वो फौजी साहब हैं रोहतास भाई, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। बल्कि पूरे जिला जो हिसार है उस जिले के लोग अगर संपर्क करते हैं तो रोहतास भाई का नंबर वो बता देंगे आपको। और फिर उसके बाद आप इस मुहिम को गांव मतलौडा से स्टार्ट करके पूरे के पूरे हरियाणा और फिर उसके बाद पूरे देश के अंदर आगे लेके जाएंगे। इस उम्मीद में मैं आज की अपनी बात यहां समाप्त करता हूं, और उस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में जुड़ के अपना अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।